अगला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको ये बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन के लोकेट होने की, इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है वो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो वेव फंक्शन है ना, साई आर थीटा फाई टी सब कुछ हो उसके मॉडुलस स्क्वायर के। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, मान लो कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है V1, यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड इन दैट रीजन V1। तो क्या हो जाएगा, आप उस V1 रीजन में इंटीग्रेट कर दो, किसको, इस साई वाला जो पूरा वेव फंक्शन है ना उसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करके आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या दिखा रही है, वो वैल्यू दिखा रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर रीजन V1। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपने क्या किया है, वेव फंक्शन का मॉडुलस लेकर के स्क्वायर कर दिया है। तो ये क्या है, ये तो आइगन फंक्शन है। वेव फंक्शन क्या होता है, इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं e⁻ IET/h से। तो वहाँ मैंने बताया था ना कि ये जो e⁻ है ये तो ऐसा प्राणी है कि इसका मॉडुलस हमेशा 1 होता है, ई कुछ भी हो टी कुछ भी हो। यानी कि जब हम लोग मॉडुलस स्क्वायर करेंगे तो इस e⁻IET इसके कारण कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जाएं तो आप सीधे सीधे ये वाला जो साई लिया है ना इसका मॉडुलस लेकर के स्क्वायर कर दीजिए, बात एक ही है। क्योंकि जो टाइम वाला पार्ट है उसका तो मॉडुलस ऑब्वियसली 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगा, ये जो अंदर में जो महाशय बैठे हुए हैं ना ये कहलाते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वेव फंक्शन है नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड का मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑल स्पेस, पूरे स्पेस में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करिएगा तो अल्टीमेटली आंसर क्या आना है, आंसर तो 1 आना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो लोकेटेड होगा ही ना। तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट्स वगैरह हो ना उस कांस्टेंट को आप ऐसे एडजस्ट करिए कि पूरे स्पेस में इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल आंसर 1 आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अभी हमने देखा, ये जो वेव फंक्शन है इसका मॉडुलस लेकर के इसको आप स्क्वायर कर दो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस होल थिंग स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो फाई वाला फंक्शन है ये क्या है, हमने पिछले पार्ट में बताया था फाई क्या है, e⁻ImL फाई ये है। अब इसका मॉडुलस तो 1 होता है, तो इसको आप रखिए या ना रखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो बिल्कुल है ना फालतू का एक आ गया है, बस ये ढो रहे हैं इसको आप, तो इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, भाग जा तू यहाँ से। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो ये होता है। यानी कि हमने ये बता दिया कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो देखो आर पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, वो इस फाई पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। इसको हमने दूध में मक्खी की तरह निकाल बाहर किया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल है। सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि आप फाई की वैल्यू कुछ भी रखिए, एज लॉन्ग एज आर और थीटा सेम है, फाई की वैल्यू 0 हो, 2π हो, π/2 हो, 3π/4 हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेम होगी। तो ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में एडवांस लेवल में पूछा जा सकता है। आपको कुछ इस तरह के ऑर्बिटल्स दे देंगे 3p 4d या 2d और बोलेंगे कि अच्छा बताओ तो क्या इसमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल है। बिल्कुल सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल है, क्योंकि ऑर्बिटल कुछ भी हो ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाई पे डिपेंड करता ही नहीं है। लेकिन अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल की बात हो तो उस केस में ध्यान ये रखना कि एस ऑर्बिटल के केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। क्यों, क्योंकि पोलर फंक्शन जो है ना उसमें एल और एम एल का जो फंक्शन है हमने पिछले में दिखाया था, एस के केस में एल भी 0 होता है एंड ऑब्वियसली एम एल भी 0 होता है एस ऑर्बिटल में। तो इसलिए एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो सब में होता है। सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर आप इस पूरे स्पेस में कोई एक प्लेन ले लें जो z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मान लो xy प्लेन ले लिया। परपेंडिकुलर हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक प्लेन लिया जो z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि उस प्लेन में हर जगह थीटा कांस्टेंट है, और उस प्लेन में आपने एक सर्कल ले लिया, इसका मतलब r की वैल्यू कांस्टेंट है, तो उस सर्कल में हर जगह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेम होगा।
तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल है, यानी कि ये फाई वाले एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। अगर r और थीटा कांस्टेंट है तो फाई को आप कुछ भी घुमाते रहिए, 0 से 2 पाई तक कहीं भी ले जाइए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेम होगा। यहाँ पे जितनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी यहाँ पर भी उतनी ही होगी, यहाँ पे भी उतनी होगी, प्रोवाइडेड इन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस सेम है। अगर r सेम है, थीटा सेम है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेम होगा। ये हमने देखो एक्स वाई प्लेन लिया है, एक्स वाई प्लेन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो अगर एक्स वाई प्लेन में कोई अगर सर्कुलर कर्व है तो उस कर्व पे हर जगह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेम होगा। फाई कुछ भी हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है। वही हमने लिखा है, नोट दैट ऑल ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज आर सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, देयर इज नो डिपेंडेंस ऑन द एजिमुथल एंगल फाई, द L इज इक्वल टू 0 वेव फंक्शन इज ऑल्सो स्फेरिकली सिमेट्रिक, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। L इज इक्वल टू 0 यानी कि S ऑर्बिटल्स जो हैं उसमें ये थीटा का भी डिपेंडेंस नहीं होता है। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा टर्म होता है जिसको कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में तो आप आर्बिट्ररी कहीं किसी एक छोटे से वॉल्यूम dv में चले जाते हैं और पता करते हैं कि उस छोटे से वॉल्यूम dv में इलेक्ट्रॉन के लोकेट होने की, फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप आर्बिट्ररी r और थीटा के लिए चले गए तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लेकिन रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में क्या होता है, आप एक r पे जाते हैं, वहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं, फिर आप इस रेडियस को r प्लस डी आर कर देते हैं, यानी कि डी आर विड्थ का एक छोटा सा शेल लेते हैं और उस शेल में इलेक्ट्रॉन के लोकेट होने की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं। तो वहाँ पर हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। दोनों में डिफरेंस है। जेईई मेंस में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें उन्होंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में पूछ लिया था। अगर आप उसको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी समझेंगे तो गलत आंसर दे देंगे। तो इसलिए दोनों अलग अलग चीज़ है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी PR होता है, इट इज़ डिफाइंड सो दैट PR into dr is the probability of finding the electron at any location with radial coordinates between r and r plus dr। मान लीजिए कि एक स्फेरिकल शेल है, यहाँ पे आप रेडियस r पे एक स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं और r प्लस ये r यहाँ तक होगा, गलती से यहाँ तक चला गया है, और ये dr विड्थ का एक शेल है। तो इस शेल में इलेक्ट्रॉन के लोकेट होने की प्रोबेबिलिटी अगर PR इंटू dr है, इसका मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गया PR। और ये PR किसके बराबर हो जाएगा, ये रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इसके मॉडुलस के स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो मॉडुलस स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। आपको पता करना है कि इस छोटे से विड्थ का जो शेल है ना, dr विड्थ का, इसमें इलेक्ट्रॉन के लोकेट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉल शेल। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको एक स्फेयर दे रखा है और उसमें जो डेंसिटी ρr है वो वेरिएबल है। तो आपको अगर एक छोटा सा शेल का मास पता करना है तो वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ρr इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट शेल। वॉल्यूम ऑफ शेल क्या है, 4 पाई r स्क्वायर dr। तो यहाँ पे जो ρr का रोल है ना, वो वाला रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है ये रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, उसका मॉडुलस का स्क्वायर। बस सिंपल वही लॉजिक है। बस इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक स्फेयर है, उस स्फेयर का आपको मास पता करना है और डेंसिटी ρr वेरिएबल है। तो आप कैसे पता करिएगा, ρr 4 पाई r स्क्वायर dr ये वॉल्यूम हो जाएगा उस छोटे से शेल का, और आपको अगर मास पता करना है r1 से लेकर के r2 तक, तो ये हमने टोटल मास ऑफ दैट शेल फ्रॉम रेडियस r1 टू r2 पता कर लिया ना, ये मास m हो गया। तो एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर भी होता है। आपको पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन रेडियस r1 एंड r2। तो आप क्या करिएगा, सब कुछ यही रखिएगा, बस ρr की जगह क्या कर दीजिएगा, ये वाला जो है ना, ये चीज़ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन उसका मॉडुलस का स्क्वायर, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जिस तरह अगर हम लोग एक वेरिएबल डेंसिटी के स्फेयर का मास फाइंड करते हैं, एग्जैक्टली सेम लॉजिक से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन रेडियाई r1 एंड r2 फाइंड कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग बिटवीन r1 टू r2, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कर दो r1 से लेकर के r2 तक। किस चीज़ का इंटीग्रल होगा, मॉडुलस r एन l, इसका स्क्वायर कर दीजिए इंटू 4 पाई r स्क्वायर
इंटू डी आर कर दीजिए। तो ये पूरा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन R1 टू R2। और अंदर में जो इंटीग्रेंड हो गया ये इंटीग्रेंड महाशय कहलाते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ध्यान रखना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में ये 4πr² आ जाता है। और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट होगा ए, जो कांस्टेंट ऑफ नॉर्मलाइजेशन होता है। तो कांस्टेंट्स की तो उतनी चिंता मत करो, बस ये लेकिन ध्यान दो कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसमें रेडियल फंक्शन के मॉडुलस का स्क्वायर तो है ही, साथ ही साथ ये r² भी आ जाता है। ये r² बाराती बनकर के आ जाते हैं जब हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करते हैं। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लो, बिल्कुल जी भर के निहार लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी PR क्या हो जाएगा, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन उसका मॉडुलस लेके स्क्वायर कर दो इंटू 4πr² कर दो। अब ये कैसे ड्रॉ करना है ये तो मैंने अभी आपको घोट घोट के सिखा दिया है, वो जो मेरा जादुई फॉर्मूला है। अब बस आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है, मॉडुलस लेकर के स्क्वायर कर देना है और इंटू 4πr² कर देना है। तो इस 4π से तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। इस r² से होगा क्या कि सारे के सारे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले फंक्शन है ना, वो r=0 पे 0 हो जाएंगे। और होना ही है ना, क्योंकि r=0 पे आप कहाँ चले गए, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास चले गए। न्यूक्लियस के पास जब आप चले गए हैं तो वहाँ पे जो स्फेरिकल शेल होगा उसका वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल हो गया ना। तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लोकेट होने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल हो गई ना इस r² वाले टर्म के कारण। पिछले पार्ट में जो हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था वो क्या था, उसमें होता है ये RNL और ये जो थीटा वाला था ना उसका स्क्वायर। तो जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसमें ये दोनों मॉडुलस वगैरह लेकर के स्क्वायर हो जाता है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में रेडियल पार्ट का स्क्वायर होता है, लेकिन ये भी आ जाता है 4πr²। तो दोनों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का अंतर समझ लो। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये हो गया, इसको आप क्या नाम दे, बस सिर्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, क्योंकि एक बार मैंने मेंस में क्वेश्चन देखा है उसमें टर्म यूज़ किया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो उसमें अगर आप गलती से ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आप गलत आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझ लो। अब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ये फॉर्मूला है और RNL का ये फॉर्मूला है। तो इससे आप देख रहे हैं कि PR कहाँ कहाँ 0 होगा। देखो तो ज़रा, इस चीज़ को स्क्वायर करना है ना, ये तो कांस्टेंट है। आप PR का जब फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, PR, इसमें PR में भी एक NL कर देते हैं, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो N पे भी डिपेंड करती है, L पे भी। तो PNLR क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट तो रहेगा ही, ये 4π भी रहेगा, R ने दो भाई। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब कुछ का स्क्वायर करना है, ये A² भी कर दो, लेकिन कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो R⁴L का स्क्वायर यानी कि R⁴2L इंटू ये जो पॉलिनोमियल है ना n-L-1 डिग्री का, इसका स्क्वायर इंटू जो E वाला पार्ट है इसका भी स्क्वायर और इंटू R²। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का देखो इतना गंदा लंबा सा फॉर्मूला आया। मेन फॉर्मूला तो यही है ना, आप रेडियल वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दो इंटू 4πr² कर दो। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 कहाँ कहाँ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है r=0 पे तो 0 होगा ही, क्योंकि जैसे r=0 आपने किया, L की वैल्यू कुछ भी हो जाए, r=0 पे ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि r² के कारण। ये जो r² वाला टर्म है वो तो r=0 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को पटक के 0 कर देगा, ठीक है। उसी तरह r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है ना वो इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को पटक के 0 कर देगा। तो दो वैल्यूज़ तो हमने निकाल ली कि r=0 और r टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इस पे तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी PNLR ये 0 होना ही है फॉर ऑल NNL, यानी कि NL कुछ भी हो जाए, r=0 और r=इन्फिनिटी पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है। तो इसलिए इन दोनों केस को हम लोग ट्रिवियल मानते हैं कि भाई ये तो हर टाइम 0 हो ही जाता है r=0 और r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। अब मेन क्वेश्चन ये होता है कि ऐसे कौन से r हैं जब इन दोनों के अलावा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाए। तो इन दोनों के अलावा इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये वाला चीज़ तो हट ही गया ना। आपने r=0 वाले को डिस्काउंट कर दिया कि भाई तुमको काउंट नहीं करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल वाला भी हट जाएगा। तो बचा क्या, ये वाला पॉलिनोमियल, यानी कि जहाँ जहाँ ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ,
रेडियल वेव फंक्शन जीरो हो गया। रेडियल वेव फंक्शन जीरो हो गया, इसका मतलब उसका मॉडुलस का स्क्वायर जीरो हो गया। ये जीरो हो गया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो गया। यानी कि जहाँ जहाँ ये रेडियल वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा उस जगह पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी जीरो होगा। और ये रेडियल फंक्शन कहाँ कहाँ जीरो होगा? n-l-1 इन सारे पॉइंट्स पे वो जीरो होगा, क्योंकि देखो ये क्या है, ये है पॉलिनोमियल ऑफ r ऑफ डिग्री n-l-1। और मैंने बताया कि ये ऐसा सुंदर सुशील पॉलिनोमियल है कि इसके सारे के सारे रूट्स रियल हैं और पॉजिटिव हैं। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है डिग्री n-l-1 का, उसके पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे। कितने रियल रूट्स होंगे? n-l-1। यानी कि उतने n-l-1 वैल्यूज ऑफ r के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो जाएगी। और इन सारे वैल्यूज ऑफ r को कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी नोड्स। इनको नोड्स क्यों कहते हैं? नोड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लोकेट होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो गई ना उसके आसपास, क्योंकि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही ज़ीरो हो गई। तो इस चीज़ को कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी नोड्स। रेडियल नोड्स क्या हुआ? पॉइंट्स एक्सेप्ट r इज इक्वल टू 0 एंड r टेंडिंग टू इन्फिनिटी। 0 और इन्फिनिटी को डिस्काउंट कर दो, तो पॉइंट्स एक्सेप्ट r इज इक्वल टू 0 एंड r टेंडिंग टू इन्फिनिटी वेयर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0, दे आर कॉल्ड रेडियल नोड्स। एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या होंगे? बहुत सिंपल है, n-l-1 होंगे। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये n-l-1 डिग्री का है और ऐसा खूबसूरत पॉलिनोमियल है कि इसके n-l-1 पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे। और जहाँ पे इसके पॉजिटिव रियल रूट्स हो गए वहाँ पे ये वेव फंक्शन ही जीरो हो गया। वेव फंक्शन जीरो हो गया तो इसका मॉडुलस का स्क्वायर जीरो हो गया। ये जीरो हो गया तो ऑब्वियसली रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो गई। तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होते हैं n-l-1। तो ये हो गया रेडियल नोड का कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग एंगुलर नोड भी जरूर पढ़ेंगे। नंबर ऑफ एंगुलर नोड होता है l, ठीक है, मैं बता दूंगा आगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस अभी मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होता है l। अब इस फॉर्मूले को देख करके आप आसानी से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ बना सकते हैं। आपको क्या करना है, ये जो r n l वाला फंक्शन है ना, इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कर देना है, फिर उसको 4πr² से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं 2-3 ग्राफ आपको बना करके दिखा देता हूं जल्दी जल्दी से। ग्राफ बनाने से पहले एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने एक बार आई थिंक मेंस या एडवांस में क्वेश्चन देखा था। ये जो r⁴l है ना, ये देखो s ऑर्बिटल के लिए l इज इक्वल टू 0 के लिए ये कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर p हो या d हो या f हो उस केस में l तो कुछ रहता है, p वाले केस में 1 होता है, d वाले केस में 2 होता है। तो अगर आप नियर द न्यूक्लियस हैं, यानी कि न्यूक्लियस के पास सट रहे हैं, तो s ऑर्बिटल के केस में क्या हो जाएगा, ये टर्म कांस्टेंट है 1 है। p ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। d ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। f में क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। ठीक है, अब जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेने जाइएगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और r वेरी वेरी स्मॉल है, आप बिल्कुल न्यूक्लियस से सटते जा रहे हैं, तो r अगर स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, 1 विल बी ग्रेटर देन r विल बी ग्रेटर देन r² विल बी ग्रेटर देन r³। तो इससे आप ये देख रहे हैं कि अगर आप न्यूक्लियस के बहुत पास जा रहे हैं तो s ऑर्बिटल के केस में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। s ऑर्बिटल के केस में वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, उसका मॉडुलस ज़्यादा होगा। p वाले केस में उससे कम होगा, d वाले केस में उससे भी कम होगा। तो क्वेश्चन कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि s, p, d, f इनमें से किस ऑर्बिटल के केस में न्यूक्लियस के क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली s वाले केस में न्यूक्लियस के पास होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। किस कारण से, ये r⁴l वाले फैक्टर के कारण। ये r⁴l वाला जो फैक्टर है ना, न्यूक्लियस के पास आप जाएंगे तो यही फैक्टर डोमिनेट करता है। ये एक्सपोनेंशियल तो बेचारा 1 हो जाता है। तो l अगर 0 हो गया तो ये फैक्टर 1 हो गया। p वाले केस में ये r हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास, यानी कि r टेंडिंग टू 0 वाले केस में, s ऑर्बिटल के केस में ही इलेक्ट्रॉन के लोकेशन की प्रोबेबिलिटी एप्रिशिएबल होती है। इलेक्ट्रॉन हो सकता है p ऑर्बिटल हो, d ऑर्बिटल हो, f ऑर्बिटल हो, उसके केस में न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। s ऑर्बिटल जिसके लिए l इज इक्वल टू 0 होता है, उस केस में न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा होती उसकी भी कम है, लेकिन एज कंपेयर टू से p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल,
एस वाले केस में प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है। अब हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए ड्रॉ करते हैं। 1s वाले केस में क्या होता है, वेव फंक्शन कैसा था, 1s वाले केस में ये r⁻0 है तो ये तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, n माइनस l माइनस 1, 1 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि डिग्री 0 हो गया, यानी कि कांस्टेंट हो गया, इंटू ये r² हो गया और ये e⁻ माइनस समथिंग हो गया, यानी कि r इक्वल टू 0 के लिए 0 हो जाएगा, r टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए 0 हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऐसी हो जाएगी। ये हमने किसके लिए बना दिया, 1s के लिए। अब 2s के लिए बनाते हैं 2s के लिए। 2s वाले केस में देखो सब कुछ सेम रहेगा, बस होगा ये 2s है ना तो ये जाएगा 2 माइनस 0 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर डिग्री 1 का एक पॉलिनोमियल आएगा। उस डिग्री 1 के पॉलिनोमियल का एक रियल पॉजिटिव रूट होगा, उस रूट के कारण एक रेडियल नोड होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाएगी। तो जब हम लोग 2s के लिए बनाएंगे एक रेडियल नोड होगा तो ऐसे ये आएगा, ये फिर 0 होगा, फिर ये ऊपर जाएगा और फिर ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये जो हमने बनाया है ना ये स्मूथ होगा, क्योंकि x एक्सिस देखो इसके टेंजेंशियल होगा। गलती से भी अगर कोई एक ऑप्शन में ग्राफ ऐसा दिख जाए ना, ऐसा बिल्कुल पॉइंटेड नुकीला, तो वो सही ऑप्शन नहीं होगा। ये नुकीला क्यों नहीं हो सकता है, बहुत सिंपल लॉजिक है, सोचो। जो लोग बायो वाले हैं ऑब्वियसली वो नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि ये AOD का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखो कहाँ से आया है, जो रेडियल वेव फंक्शन है उसका स्क्वायर किया है, तो ये जो पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का उसका स्क्वायर किया है। और यहाँ पे मान लो ये रेडियल नोड है R0 पे, मान लेते हैं ये R0 है, तो R0 पे इसका रूट है, यानी कि यहाँ पर कुछ R माइनस R0 का टर्म होगा, इस रेडियल वेव फंक्शन में R माइनस R0 होगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में इसका स्क्वायर होना है, यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में R माइनस R0 होल स्क्वायर होगा। तो जब भी आप R माइनस R0 होल स्क्वायर बनाओगे, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो PR का कर्व है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व है, x एक्सिस उस कर्व के टेंजेंशियल होगा ना, क्योंकि इसका टेंजेंट क्या होगा, इसको एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स R माइनस R0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो कर्व आप बना रहे हो उसका जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यानी कि ऐसा स्मूथ कर्व होना है। गलती से भी कभी भी इस तरह का पॉइंटेड नहीं हो सकता है। पॉइंटेड का मतलब तो ये हो गया ना कि यहाँ पर कर्व डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये कर्व डिफरेंशिएबल है। उसी तरह अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर 3s एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए तो उसमें क्या हो जाएगा, 3s वाले केस में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या हो जाएगा, n माइनस l माइनस 1 करो, क्योंकि ये देखो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स तो यहीं से आता है, तो n है 3 माइनस 0 माइनस 1, यानी कि 2 रेडियल नोड्स हो गए, और r इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी, r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाएगी, और इसके 2 रेडियल नोड्स हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा, बहुत सिंपल है, ऊपर जाएगा, फिर एक बार ये नीचे आएगा, फिर एक बार और ये ऊपर जाएगा, फिर एक बार और ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जा करके फिर ये नीचे आ करके ऐसे चला जाएगा। और ये ध्यान रखना कि जो पीक्स बनते हैं ना, तो सबसे पहले वाला जो पीक होता है वो सबसे छोटा होता है, उसके बाद वाला पीक उससे बड़े हाइट का होता है, सबसे लास्ट में जो पीक बनता है ना वो हाईएस्ट होता है। और ये पीक बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे रहा है ना, वाई एक्सिस पे क्या है, PR है। तो ये ध्यान रखना कि अगर 2 रेडियल नोड्स हैं, जैसे कि इस केस में देखो 2 रेडियल नोड हैं, तो कितने पीक्स बनेंगे, 3 पीक बनेंगे, और सबसे पहला पीक सबसे कम हाइट का होता है, उसके बाद वाला उससे ज़्यादा हाइट का होता है, लास्ट वाला जो पीक होता है ना वो हाईएस्ट होता है। जो भी पीक्स बनेंगे उसमें सबसे पहला वाला पीक सबसे छोटा होगा, उसके बाद वाला उससे बड़ा, उसके बाद वाला उससे बड़ा होगा। और यहाँ से आपको ये भी बता दिया कि कितने पीक्स बनेंगे आप नंबर ऑफ रेडियल नोड से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो जादुई फार्मूला है ये बहुत सिंपल फार्मूला है और बहुत अच्छा फार्मूला है, हर जगह लग जाता है। ये किसका फार्मूला है, ये हो गया रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, RNL का फार्मूला है, और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसी का स्क्वायर इंटू 4πr² कर देते हैं। तो इन दोनों फार्मूले के सहारे आपकी नैया पार हो जाएगी। कुछ बच्चों को ये शक होगा कि हम सिर्फ S वाले में ही क्यों लगे रहते हैं, P वाला भी बनाना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। उन बच्चों की डिमांड पे हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बनाते हैं 2P का। तो 2P वाले केस में क्या हो जाएगा, 4πr² के कारण देखो r इक्वल टू 0 पे तो सारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को 0 होना ही है। 2P वाले केस में देखो क्या हो जाएगा, n माइनस l माइनस 1, n हो गया 2, l हो गया 1 माइनस 1, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 0 हो गई। डिग्री 0 हो गई यानी कि 2P के पास कोई रेडियल नोड नहीं होगा, यानी कि ये r इक्वल टू 0 पे 0 होगा, r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 होगा। तो लो भाई ऐसा ग्राफ बन गया।
दो बन गया। ये 2p का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ हमने बना दिया। तो अगर आपको नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का कॉन्सेप्ट याद है ना, तो उसी से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ बना सकते हैं। n-l-1 ये होता है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो जहाँ जहाँ नोड हो वहाँ पे आप ग्राफ को जीरो ले आइए। आप स्टार्ट करिए जीरो से, और जहाँ पे भी नोड आए तो आप वापस जीरो पे आइए, और जीरो आकर के फिर आप उठ जाइए। आगे अगर एक और कोई नोड है तो फिर से जीरो आइए, फिर आप ऊपर उठ जाइए, और अल्टीमेटली इन्फिनिटी पे तो आपको जीरो पे जाना ही है। तो अगर आपको नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n-l-1 ये पता है ना, तो उस केस में आप आसानी से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ बना सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी r=0 पे 0 होगा, r=इन्फिनिटी पे 0 होगा। यानी कि आपको जीरो से स्टार्ट करना है और जीरो पे ही जाना है। बीच में जितने नोड्स होंगे ना, वहाँ पे आप क्या करो, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को जीरो कर दो, और ऊपर नीचे करते रहो। ध्यान ये देना कि बाद के जितने भी पीक्स होंगे ना, वो अपने पीछे वाले पीक से ज़्यादा ऊंचे होंगे। बस ग्राफ बन गया।